हेलो एवरीवन, नॉलेज हम में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीकॉम का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बी लॉ, बिजनेस लॉ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम आज प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले हम पढ़ते हैं कि प्रपोजल होता क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये डेफिनेशन दी है, जिसमें लिखा हुआ है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstains, he is said to make a proposal। तो आपका जो प्रपोजल है वो क्या होता है? प्रपोजल होता है कि जब कोई एक व्यक्ति मीन्स वन पर्सन क्या करता है, किसी दूसरे अदर पर्सन के सामने क्या रखता है, किसी कार्य को करने, किसी काम को करने या किसी काम को न करने के लिए अपनी इच्छा इस ऑब्जेक्टिव से उसके सामने रखता है कि दूसरा जो मतलब कि जिसके सामने प्रपोजल रखा है वो व्यक्ति उसके प्रपोजल पे उसने जो मतलब कि अपनी इच्छा प्रकट की है उस पर क्या देगा, स्वीकृति देगा कि वो काम करना है या नहीं करना है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रपोजल कहा जाता है, प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स वाई दो पर्सन है। अब एक्स ने वाई के सामने क्या कहा कि आप मेरी मोटरसाइकिल लोगे। उसकी मोटरसाइकिल का जो प्राइस है वो है 25,000। ठीक है। तो उसने 25,000 रुपये में अपनी मोटरसाइकिल को बेचने का जो प्रस्ताव है वो किसके सामने रखा, वाई के सामने रखा। और किस इच्छा से रखा, किस उद्देश्य से रखा कि वो उसे या तो एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। अगर वाई उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, हमने पढ़ा था ना, वो एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है। तो अब एक्स ने वाई, जो आपका एक्स है उसने वाई से पूछा कि आप मेरी मोटरसाइकिल खरीद दोगे, इस उद्देश्य से कि जो वाई है वो उस पर क्या देगा, अपनी सहमति देगा, अपनी स्वीकृति देगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका प्रपोजल कहलाता है। यहाँ पे जो आपका एक्स है वो क्या है, प्रस्तावक, जिसने क्या किया है, प्रस्ताव को रखा है, प्रपोजल को रखा है। ठीक है। और जो आपका वाई है वो क्या है, एक्सेप्टर है, स्वीकर्ता है, जिसे क्या देनी है, अपनी स्वीकृति देनी है उस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए। उसके बाद आपका पॉइंट आता है कि लीगल रूल एज टू प्रपोजल, कि जो आपका प्रस्ताव है उसके लिए उससे संबंधित क्या क्या वैधानिक नियम हैं, क्या क्या लीगल रूल्स हैं। फर्स्ट आता है, द प्रपोजल मस्ट बी मेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कि जो आपका प्रस्ताव है, जो आपका प्रपोजल है, वो उसको क्या करना चाहिए, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना है चाहिए। अगर आपका प्रपोजल लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, तो वो प्रपोजल आपका लीगली क्या नहीं माना जाएगा, प्रपोजल नहीं माना जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपका एक्स और वाई दो पर्सन हैं, एक्स वाई को अपने साथ पिक्चर देखने के लिए बुलाता है, ठीक है, और वाई पिक्चर देखने नहीं आता। ठीक है। तो जो आपका एक्स है, अगर वो चाहे भी तो वाई के ऊपर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो मतलब कि जो आपका प्रपोजल था वो कानून के मतलब लॉ के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है। वो किसी भी प्रकार का लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है। जैसे हमने मोटरसाइकिल का एग्जांपल लिया था, मोटरसाइकिल वाले एग्जांपल में क्या था कि एक्स है वो वाई को 25,000 में अपनी मोटरसाइकिल बेचने के लिए क्या रखता है, प्रस्ताव रखता है। ठीक है। अगर मतलब कि जो वाई है वो आपका प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और बाद में मना कर देता है कि मैंने लेनी नहीं है, ठीक है, तो आप लीगली उस पर क्या कर सकते हो, कार्रवाई करवा सकते हो, उस पर केस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो प्रपोजल आपका क्या करता है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ठीक है।
उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आता है द टर्म ऑफ प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन नॉट वैग। प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए, भ्रामक नहीं। मीन्स जो भी आपने प्रपोजल रखा है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, वो सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। वो किसी भी प्रकार से भ्रामक नहीं होनी चाहिए। वो मतलब कि दूसरी पार्टी को भ्रम में डालने वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे XY दो पर्सन हैं, XY को कहता है कि अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब काम हो गया, ठीक है, जब काम हो गया तो उसने Y के लिए कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिसने जो प्रपोजल रखा था उसने ये तो बोला था कि मैं कुछ करूँगा, पर एग्जैक्ट नहीं बताया था कि क्या करूँगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपकी टर्म एंड कंडीशन दी गई थी, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, वो क्या थी, भ्रामक थी, वैज्ञ थी, वो सर्टेन नहीं थी, वो निश्चित नहीं थी। उसमें निश्चित नहीं बताया गया था कि क्या करेगा, ठीक है। तो जो आपका प्रपोजल है उसके अंदर जितनी भी टर्म कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद आपका आता है प्रपोजल में भी जनरल और स्पेसिफिक। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि आपका जो प्रपोजल है, आपका जो प्रस्ताव है, वो सामान्य भी हो सकता है, विशिष्ट भी, मीन्स जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। कैसे? जनरल अगर हम प्रपोजल की बात करें, जनरल प्रपोजल ये होता है कि जैसे कि हम रिक्रूटमेंट करते हैं, एप्लीकेशन अलॉट करते हैं, एप्लीकेशन निकालते हैं, ठीक है। मीन्स हमने पोस्ट अलॉट की, पोस्टें निकाली अपनी कंपनी के लिए, उसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो वो आपका जनरल प्रपोजल आ जाता है कि वो किसी के लिए भी है, ठीक है। उस पर कोई भी अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है, कोई भी अपनी स्वीकृति दे सकता है। लेकिन जो स्पेसिफिक प्रपोजल होता है उसमें क्या होता है, जैसे आपने अपनी कंपनी के लिए पोस्ट निकाली, ठीक है, और उसके अंदर क्वालिफिकेशन मेंशन कर दी कि सिर्फ PhD वालों के लिए है, ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक प्रपोजल है, क्योंकि उस पर एक्सेप्टेंस सिर्फ PhD होल्डर ही दे सकता है, उस पर कोई और एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, ठीक है। जनरल में क्या होता है कि 10वीं पास, +2 पास, कोई भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है, कोई भी उस पर क्या दे सकता है, एक्सेप्टेंस दे सकता है, ठीक है। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था ना XY का, मोटरसाइकिल का, तो X ने क्या किया, प्रपोजल किया Y के लिए अपनी मोटरसाइकिल को बेचने के लिए 25,000 में। तो उस पर सिर्फ एक्सेप्टेंस Y ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रपोजल किसको रखा है, Y के सामने ही रखा है। उस पर कोई और स्वीकृति नहीं दे सकता, उस पर कोई Z स्वीकृति नहीं दे सकता, भाई हाँ Z ने स्वीकृति दे दी और Y क्या ले लेगा, उस मोटरसाइकिल को परचेज कर लेगा, नहीं। जिसके सामने प्रपोजल रखा है वही उस पर एक्सेप्टेंस देता है। तो ये आपका क्या होता है, स्पेसिफिक प्रपोजल माना जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है प्रपोजल में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो जो आपका प्रपोजल है वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। उसके अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, या किस विषय के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, या किस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने प्रपोजल रखा है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। वो इम्प्लाइड नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट करे, ठीक है। आगे आता है प्रपोजल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट एंड नॉट एन ऑर्डर। कि जो आपका प्रपोजल है वो क्या होना चाहिए, एज ए रिक्वेस्ट रखा जाना चाहिए, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऑर्डर मीन्स जैसे कि X ने Y के लिए प्रपोजल रखा कि आपको मेरी मोटरसाइकिल परचेज करना चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट से होना चाहिए कि आप मेरी मोटरसाइकिल को परचेज करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। ऑर्डर नहीं होना चाहिए कि आपको परचेज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो प्रपोजल कैसा होना चाहिए, रिक्वेस्टेड होना चाहिए, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं वो आपका प्रपोजल नहीं माना जाएगा। उसके बाद 6th पॉइंट आता है द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है। ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका प्रस्ताव है, जो आपका प्रपोजल है, उसका कम्युनिकेटेड होना जरूरी है।
उस पर्सन के लिए जिसको आपने ऑफर करना है, जिसको आपने प्रपोजल भेजना है, ठीक है। जैसे एक्स ने वाई को प्रपोजल भेजना है, ठीक है, तो वाई को उस प्रपोजल के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाई के पास होनी चाहिए कि क्या प्रपोजल है, कैसे है, तभी वो उस पर क्या देगा, अपनी स्वीकृति देगा, तभी क्या देगा, उस पर एक्सेप्टेंस देगा। अगर वो उसे पता ही नहीं होगा कि क्या प्रपोजल है, किस लिए दिया गया है, तो उसे ना तो उस पर कोई भी क्या नहीं देगा, वो आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आता है द स्पेशल टर्म ऑफ प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपने जो आपका प्रपोजल है, ठीक है, उसके साथ साथ आपने कुछ स्पेशल अलग से क्या है टर्म्स रखी हैं, टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं, ठीक है, तो जो आपका प्रपोजल है अगर आप उसे उसका कम्युनिकेटेड कर रहे हो, उसे का कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको उन स्पेसिफिक टर्म्स का, उन विशिष्ट शर्तों का भी क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। जिस के सामने आपने प्रपोजल रखना है, जिसके लिए वो प्रपोजल बनाया गया है, उसको स्पेशल जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको प्रस्ताव के साथ साथ, प्रपोजल के साथ साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट आता है प्रपोजल मस्ट बी फॉर पॉसिबल एक्ट, कि जो आपका प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो पॉसिबल एक्ट के लिए होना चाहिए, इम्पॉसिबल एक्ट के लिए नहीं होना चाहिए, संभव कार्य के लिए होना चाहिए, असंभव कार्य के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने फिल्मों में सुना है, खजाने की बात सुनी है, ठीक है, अब एक्स क्या है, वाई को बोले कि चलो खजाना ढूंढने चले, ठीक है, तो ये जो प्रपोजल है वो क्या है, एक इम्पॉसिबल एक्ट है, क्योंकि खजाने नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। चल मान लो हो भी, तो कहाँ ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो क्या है कि जो आपका जो प्रपोजल है वो किसके लिए होना चाहिए, पॉसिबल एक्ट के लिए होना चाहिए, इम्पॉसिबल एक्ट के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये थे आपके लीगल रूल्स एज टू प्रपोजल। अब उसके बाद हम करेंगे एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होती क्या है, ठीक है, पिछले में हमने पढ़ा था प्रपोजल। प्रपोजल में क्या था कि एक पर्सन है दूसरे पर्सन के लिए को अपनी इच्छा प्रस्तुत करता है इस उद्देश्य की कि वो उस पर क्या देगा, अपनी स्वीकृति देगा, ठीक है। तो जो आपका दूसरा पर्सन है अगर वो उसके ऊपर स्वीकृति दे देता है तो वो क्या बन जाता है, आपका एक्सेप्टेंस बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2B क्या कहता है, when the person to whom the proposal is made or with whom the contract is intended to be entered into gives his consent, the proposal is deemed to have been accepted. When this offer is accepted, it becomes a promise. तो ये क्या कहता है कि जब मतलब कि फर्स्ट पर्सन किसी सेकंड पर्सन के सामने अपने प्रस्ताव को रखता है, ठीक है, और इस आशय से रखता है कि वो क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जो मतलब कि सेकंड पर्सन है अगर उस प्रपोजल पर अपनी क्या दे देता है, सहमति दे देता है, ठीक है, तो क्या माना जाता है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है, उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी गई है, ठीक है। अगर सेकंड पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस उस प्रपोजल पर दे देता है तो वो आपका प्रपोजल नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है, एक प्रोमिस बन जाता है, एक वचन बन जाता है कि उसने वचन दे दिया, हाँ मैं तेरी मोटरसाइकिल खरीद लूंगा। जैसे एक्स ने वाई को प्रपोजल किया था, किसके लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, ठीक है। अगर वाई उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एक तरह का प्रोमिस बन जाता है कि एक्स जो वाई है उसने एक्स को प्रोमिस दे दिया कि मैं आपकी बाइक परचेज कर लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हमने पीछे पढ़ा था लीगल रूल्स एज टू प्रपोजल, अब इसके भी कुछ लीगल रूल्स हैं कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। अब इसमें क्या कहता है कि जो आपकी एक्सेप्टेंस है, ठीक है, वो वही व्यक्ति देगा जिसके सामने क्या है, प्रपोजल रखा गया था। जैसे एक्स ने वाई के सामने प्रपोजल रखा है तो उस पर एक्सेप्टेंस कौन देगा, सिर्फ वाई ही देगा, वाई के अलावा कोई उस पर एक्सेप्टेंस नहीं देगा, ठीक है।
तो ये आपका फर्स्ट रूल था जो कहता है कि जिसके सामने ऑफर रखा गया है, जिसके सामने प्रपोजल रखा गया है, वही उस पर क्या देगा, एक्सेप्टेंस देगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, कि जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, बिना किसी शर्त के आपने क्या देनी चाहिए, एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो आपका एक्स है वो वाई को क्या कहता है, मोटरसाइकिल अपनी बाइक खरीदने के लिए कहता है 25,000 में कहता है, ठीक है। अगर वाई ये कह दे, वाई क्या कर दे, अपनी शर्त रखे, अपनी कंडीशन रखे, वो क्या कहता है कि मैं आपकी जो बाइक है वो 25,000 में परचेज कर लूँगा, 25,000 में परचेज कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो आपकी 25,000 अमाउंट है, 25,000 जो अमाउंट है वो 5 किस्तों में पे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑफर है उस पर दी जाने वाली एक्सेप्टेंस नहीं रहती, वो क्या होता है, काउंटर ऑफर कहलाता है। फिर काउंटर ऑफर कहलाता है कि आपने क्या कर दी, सामने से शर्त रख दी, ठीक है। अगर आपका जो प्रपोजल है वो अनकंडीशनल है तो उस पर दी जाने वाली एक्सेप्टेंस ही मानी जाएगी। अगर उस पर किसी प्रकार की कंडीशन लगा दी गई है दूसरे पक्षकार ने, तो वो आपका क्या बन जाएगा, काउंटर ऑफर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, कि जो आपकी स्वीकृति है, ठीक है, तो वो क्या है, वो प्रस्ताव में निर्धारित की गई विधि के अनुसार ही होनी चाहिए। मीन्स जो मेथड उसके अंदर लिखा गया है, ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर आपके प्रपोजल में लिखा गया है, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि कुछ प्रपोजल पे टाइम पीरियड लिखा होता है 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, ठीक है, तो ये क्या कहता है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है उसी टाइम पीरियड के अंदर आ जानी चाहिए, अदरवाइज क्या है, प्रपोजल क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, व्यर्थ मान लिया जाएगा, ठीक है। या उस पर दी जाने वाली जो एक्सेप्टेंस है वो क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी, उस पर किसी प्रकार की एक्सेप्टेंस नहीं दी जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ तक आपका प्रपोजल एक्सपायर हो चुका है, उसकी लास्ट डेट समाप्त हो चुकी होती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है द प्रोमिसर कैन नॉट प्रिस्क्राइब द वे ऑफ रिफ्यूजल, कि जो आपका प्रस्तावक है, ठीक है, जो प्रोमिसर है, वो अस्वीकृति की जो मेथड है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है रिफ्यूज़ल का, मीन्स इनकार करने का, प्रस्ताव के प्रति अस्वीकृति देने का, या प्रस्ताव एक्सेप्ट ना करने का, वो जो वे है वो सिर्फ एक्सेप्टर ही निर्धारित कर सकता है, उसको प्रपोजल नहीं, जो आपका प्रोमिसर है वो नहीं बता सकता कि सामने वाला जो आपका दूसरा पक्षकार है अगर वो उस पर आपके एक्सेप्टेंस नहीं देता है, अस्वीकृति देता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे रिफ्यूजल करता है, तो वो कैसे करेगा, नहीं। प्रपोजल जो होता है, जो आपका प्रोमिसर जो होता है, वो उसका ढंग निर्धारित कर सकता है कि जो आपका प्रपोजल है वो कैसे जाएगा, ठीक है, या ये भी निर्धारित कर सकता है कि उससे जो एक्सेप्टेंस दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला उस पर एक्सेप्टेंस नहीं देता है, उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, अस्वीकृति दे सकता है, ठीक है, तो वो ढंग जो है वो आपका प्रोमिसर निर्धारित नहीं कर सकता। उसके बाद आता है रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ रिन्यूड, ठीक है। तो जो आपका प्रस्ताव है, ठीक है, जिसे रिजेक्ट किया गया है, जो आपका रिजेक्टेड प्रस्ताव है, रिजेक्टेड प्रपोजल है, अगर सामने वाला मीन्स जो फर्स्ट पर्सन है जिसने प्रपोजल रखा था, अगर उस प्रपोजल को दोबारा एक्सेप्टेंस के लिए किसी थर्ड पर्सन को रखना चाहता है या उसी पर्सन को रखना चाहता है, ठीक है, तो जो आपका प्रपोजल है वो तभी एक्सेप्ट किया जाएगा अगर उसमें किसी प्रकार का नवीनीकरण किया गया है, उसमें किसी प्रकार का चेंज किया गया है, उसमें कुछ न्यू ऐड किया गया है, न्यू टर्म एंड कंडीशन ऐड कर दी, या कुछ न्यू अट्रैक्टिव ऐड कर दिया, ठीक है। अगर उसमें आपने कुछ न्यू ऐड किया है तभी आपका जो रिजेक्टेड प्रपोजल है वो एक्सेप्टेंस के लिए दिया जा सकता है,
ठीक है। उसके बाद आता है द एक्सेप्टेड मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। ये क्या कहता है कि जो आपका एक्सेप्टर होता है, ठीक है, वो अपनी एक्सेप्टेंस तो दे सकता है, प्रपोजल है उसको जाने बिना, उसके बारे में किसी प्रकार से जाने बिना, ठीक है, उसके बारे में जो आपका प्रपोजल है उसके बारे में एक्सेप्टर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको किसी भी टर्म एंड कंडीशन का नहीं पता, ये भी नहीं पता कि प्रपोजल किस लिए है, वो उस पर एक्सेप्टेंस तो दे सकता है। लेकिन जब वो एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर उसने एक्सेप्टेंस दे भी दी तो उस एक्सेप्टेंस की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। जो उसने स्वीकृति दी है उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि प्रपोजल है किस बेस पे, किस लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये तो है कि वो प्रपोजल को जाने बिना एक्सेप्टेंस दे सकता है, ठीक है, लेकिन जो वो एक्सेप्टेंस देगा उसका कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेवंथ पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कि जो आपने एक्सेप्टेंस दी है, सेकंड पर्सन जो मतलब कि सेकंड पार्टी है उसने जो एक्सेप्टेंस दी है वो क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के गर्भित तो उसमें कोई भी होना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो क्या करे, कन्फ्यूजन क्रिएट करे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी, कि जो आपकी जो एक्सेप्टेंस है, ठीक है, उसका भी क्या कम्युनिकेटेड होना जरूरी है, खासकर उस पर्सन के लिए जिसने प्रपोजल रखा था, ठीक है। तो उस पर्सन को जिसने प्रपोजल रखा था, जो आपका फर्स्ट पर्सन है, जैसे एक्स ने वाई के सामने अपने मोटरसाइकिल के लिए प्रपोजल रखा था, बाइक के लिए प्रपोजल रखा था, अगर वाई उसको एक्सेप्टेंस दे देता है, ठीक है, वाई उस प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस दे देता है, ठीक है, तो उसका जो उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो किसको कम्युनिकेट की जानी चाहिए, एक्स को कम्युनिकेट की जानी चाहिए। केवल ये सोच लेना कि मैंने मन ही मन एक्सेप्टेंस दे दी है, नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। अगर आपने सोचा है कि एक्सेप्टेंस देनी है तो आप उस एक्सेप्टेंस दोगे और उसे उसकी जानकारी फर्स्ट पर्सन को भी दोगे जिसने प्रपोजल रखा था कि हाँ मैंने एक्सेप्टेंस दे दी है। तो ये थे आपके लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा प्रपोजल, और प्रपोजल से रिलेटेड क्या क्या लीगल रूल्स हैं उसके बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस पढ़ा, उसके बाद हमने एक्सेप्टेंस से रिलेटेड क्या क्या आपके लीगल रूल्स हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।